हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज एक इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। आज हम करेंगे बेस्ट एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा। आपने कितना कंटेंट पढ़ा वो तो बेसिक नॉलेज हो जाता है, बेसिक कंसेप्ट हो जाता है, लेकिन साइड बाय साइड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कौन सा टॉपिक आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो कंटेंट टॉपिक तो डिटेल में समझना ही है, पढ़ना ही है, लेकिन साइड बाय साइड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे हम। ओके, तो आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ। देखो, जो क्वेश्चंस आज मैं लेके आई हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आज के सेशन में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं। एट बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड को व्यापक रूप से डैश का पिता माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ भी है। सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको डायनामिक थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी, बहुत सारे नाम हैं उनकी थ्योरीज के। एक डिटेल्ड सेशन लिया हुआ है इस टॉपिक से। ईगो, सुपर ईगो, ये सब याद होगा आपको, करवाया हुआ है मैंने। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साइको एनालिसिस। ओके, सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है, मनोविश्लेषण। ओके, नेक्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ईगो? अब देखो, ये जो सेशन लिया था ना मैंने, उसमें डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो जो ईद होता है वो होता है प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड। ओके, एंड जो ईगो होता है वो होता है रियलिटी पे बेस्ड, एंड लास्ट जो सुपर ईगो होता है वो होता है मॉरलिटी पे, मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड। ओके, तो इसमें ऐसा पूछा है कि फंक्शन क्या है, अहंकार का क्या कार्य है, ईगो का क्या फंक्शन है वो बताना है। तो ईगो का फंक्शन क्या होता है? किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, या फिर टू पुश फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वंस सेल्फ इंटरेस्ट, किसी के स्वार्थ की पूर्ति के लिए धक्का देना, मीन्स पुश करना। या थर्ड वन, टू मेडिएट बिटवीन इम्पल्सिव ड्राइव्स एंड द मॉरल कॉन्साइंस। क्या होगा? ये बोलते हैं ना, जो इम्पल्सिव ड्राइव्स होते हैं, जो प्लेजर प्रिंसिपल एंड जो मॉरल वैल्यूज, मॉरलिटी प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उनके बीच में काम करता है ये। ठीक है, मीन्स ईगो दोनों के पर्सपेक्टिव को साथ लेकर चलता है। ऑप्शन थर्ड। देखो, ये सिगमंड फ्रॉइड टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आपने अभी तक ये सेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने डिटेल्ड में करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट इमोशंस, इम्पल्सेस, मेमोरीज एंड थॉट्स फ्रॉम योर कॉन्साइंस माइंड। तो ये क्या होगा? ये देखो, डिफेंस मैकेनिज्म टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ये अभी लेटेस्ट ही मैंने करवाया था ये टॉपिक, रक्षा युक्तियां एंड रिप्रेशन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड मैनी मोर। बहुत से ऐसे सब पॉइंट्स मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं विद एग्जाम्पल। ओके, तो बताओ क्या होगा? आपके चेतन मन से अप्रिय भावनाओं, वो सारे इमोशंस, वो सारी मेमोरीज, वो सारे थॉट्स जो आपको नहीं रखने अपने माइंड में, सोचना ही नहीं है उनके बारे में, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा दमन, रिप्रेशन। मीन्स आप उन मेमोरीज को, उन थॉट्स को, उन इमोशंस को जिसे आप याद नहीं रखना चाहते, उन्हें आप दबा रहे हो।
ओके उन्हें साइड कर रहे हो, उन्हें रिप्रेशन कहा जाता है। रिग्रेशन तो होता है कि जानबूझ के बच्चा बन जाना, ठीक है, बच्चों की तरह एक्ट करना। एंड रिएक्शन फॉर्मेशन ऐसा होता है कि आप एक्चुअल में जो हो वैसा आप रिएक्ट नहीं कर रहे, सामने कुछ और दिखा रहे हो, सामने आपके मन में कुछ है लेकिन आप उसका अपोजिट सामने प्रेजेंट कर रहे हो, वो होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, रिप्रेशन, दमन। ओके नेक्स्ट वन, many people use dash in their everyday lives to avoid dealing with painful feelings or areas of their life they don't wish to admit। मीन्स क्या कह रहे हैं ये कि बहुत से लोग अपने दैनिक जीवन में डैश का उपयोग दर्दनाक भावनाओं या अपने जीवन के उन क्षेत्रों से निपटने से बचने के लिए करते हैं। मीन्स खुद को उससे बचा रहे हैं एंड जो वो फील कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसका अपोजिट दूसरों के सामने दिखा रहे हैं, मतलब स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करना नहीं चाहते, ठीक है। कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो वो फील ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इनकार करना, डिनाइल। ओके उसे कहते हैं डिनाइल, मीन्स अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड करना। मेन आप की पॉइंट अगर कीवर्ड आप याद रखना चाहो ना तो इसमें जो डिनाइल में होता है वो होता है अवॉइड करना। ओके कुछ ऐसे जिसे एडमिट नहीं करना चाहते, आप अवॉइड कर रहे हो, स्वीकार ही नहीं करना चाहते, वो होता है डिनाइल। ओके नेक्स्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एंगेजमेंट सेशन में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। ओके तो आपको बताना है कि द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं, कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। ओके इट इज एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। ओके मतलब जो एक्चुअल जो इवेंट हुआ है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, करेक्ट है। तो इट डिस्क्राइब्स पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन ऑफ अ चाइल्ड। हाँ जो ये किसका डिस्क्राइब, ये क्या दिखाता है, ये बताता है कि ये बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है, ये भी करेक्ट है। इट्स अ फैक्चुअल रिपोर्ट विद इनफ डिटेल, मीन्स ये एक्चुअल होता है, ठीक है, जो रियल है ना, जो एक्चुअल बेस्ड है वही डिटेल ये रिपोर्ट में दिखाता है, ये भी करेक्ट है। इट्स सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ बिहेवियर एंड देयरफॉर डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक फॉर स्कॉलास्टिक एरिया। यहाँ हो गई बात ये गलत, ये होता है इसका आंसर ये वाला, क्योंकि ये बोल रहे हैं सब्जेक्टिव एविडेंस है, नहीं ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, ये हमेशा याद रखना है आपको। एनेक्डोटल रिकॉर्ड ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है। ओके ऑप्शन फोर्थ। Next one, student in a class are asked to assemble various artifacts of their work in notebook to demonstrate what they can do for their society। अब देखो ये है ना डिफरेंट काम दे दिए गए हैं, ठीक है, तो और बोला गया है कि अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करो और डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। ओके इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। तो ये क्या होगा, तो देखो ये होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो आंकलन करना, क्योंकि इसमें देखो बच्चे का सारा कुछ काम, क्या कुछ वर्क है, असाइनमेंट, ये सारा कुछ इसमें नोट डाउन हो जाएगा, तो ये पोर्टफोलियो में कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ, portfolio assessment। Next one, objective tests are not apt for, उद्देश्य परीक्षण उपयुक्त नहीं है
नहीं है बताना है आपको। प्रोवाइडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, कॉस्ट रिडक्शन, लागत में कमी होती है, ईज इन कंस्ट्रक्शन, निर्माण में आसानी होती है, कारक का अनुमान लगाने से बचना, अवॉइडिंग गेसिंग फैक्टर। तो देखो ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, उद्देश्य परीक्षण उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा है तो नहीं ये होता है कि ये कोई आइडिया ऑर्गेनाइज नहीं करता, मतलब ये आइडिया ऑर्गेनाइजिंग इसमें नहीं आता। ओके, फर्स्ट वन ऑप्शन ए। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं आज, एंड सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो, आपको खुद को पता लग जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, कौन से टॉपिक में आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, उस हिसाब से आप वो कंटेंट को दोबारा से देख लेना। आपको प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैंने मोस्टली सभी टॉपिक्स कवर अप किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिटेल में करवाए हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू। अब देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये जो एमसीक्यूज होते हैं, तो इससे क्या पता लगता है। अब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बच्चों के सामने एमसीक्यूज रखे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को पहचानेंगे, रिकॉल द करेक्ट आंसर मीन सही उत्तर का मतलब रिपीटेशन करेंगे, रिकॉल करेंगे, मेमोराइज करेंगे, या फिर कंस्ट्रक्ट करेक्ट आंसर, निर्माण करेंगे सही उत्तर का। लास्ट वन एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू में तो एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ होता नहीं है, सही आंसर का निर्माण भी नहीं कर सकते, मेमोराइज भी नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, एमसीक्यूज में होता है पहचान करना, सही उत्तर को पहचानना। 4 ऑप्शन होते हैं, आपको करेक्ट आंसर पहचानना है इसमें, है ना। फर्स्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वन रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है आपको, कौन सा है इसमें से, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन हैंडेड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, या ऐसे टाइप क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से है इसमें से, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन आ जाता है, वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा नहीं। ओपन एंडेड में भी वही है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा। ऐसे टाइप तो बहुत ही लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एमसीक्यूज आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं, राइट रॉन्ग वगैरह ये सब कुछ आता है। ओके, तो ऑप्शन थर्ड, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट वन, which of the following cannot be achieved by using objective type test items। वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा का उपयोग करके इनमें से कौन सा है, ऑप्शन आपको बताना है कि हासिल नहीं किया जा सकता। हाई डिग्री ऑफ रियलिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, वाइड कंटेंट कवरेज, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखो फ्रेंड्स, हमेशा मैं बहुत बार बोलती आई हूँ कि हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार आंसर हम बस जल्दबाजी में गलत कराते हैं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है, वो आंसर गलत हो जाता है। एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान योग्यता, ऑप्शन फोर्थ डी। ओके, आगे देख, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसीई टॉपिक मैंने स्पेशल एक सेशन लिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या नहीं है पूछा है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट, या फिर लास्ट है इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द RTE एक्ट। कौन सा होगा,
नोट पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। नोट है तो नोट में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सीसीई कभी भी बच्चों को लेबल नहीं करता। लेबल करना, स्लो, पुअर, इंटेलिजेंट, ये सब उनको कैटेगराइज करना ये गलत होता है। ठीक है, ये कभी भी फीचर्स नहीं होंगे सीसीई के। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन, grading, coding, marking and credit accumulation system are some of the example of। क्या होगा? ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण है। किसके हैं वो बताना है आपको। सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चाइल्ड इन द क्लास, उनकी स्थिति बताना बच्चों की, क्या क्या पोजीशन है, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। या फिर डेपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में ये डिटेल बता देना, एकेडमिक प्रोग्रेस डिस्क्राइब कर देना, सिर्फ ये होता है नहीं। क्या होगा? इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन, आंसर शीट परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं। कौन सा होगा? स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, कितना उन्होंने अचीव किया, कितना उन्होंने सीखा, कहाँ तक उनको समझ आया, कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या करने के लिए? इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग, ग्रुपिंग नहीं करना है, उनके ग्रुप्स नहीं बनाना है, लर्नर्स के ग्रुप्स नहीं बनाने क्लास में। प्रिपेयरिंग एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। सिर्फ सूची तैयार करनी है नहीं। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द लर्नर, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, फर्स्ट वन। नेक्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, जो मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए आकलन का। एक स्पेशल सेशन लिया हुआ है मैंने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का, सीसीई का, अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ओके, आप देख लोगे ना, आपको इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा सारा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट क्या होना चाहिए? असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट मीन्स उनको रैंक ग्रेड प्रोवाइड करना, या अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट्स, ये तो कुछ सही लग रहा है। लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर, देखो लेबलिंग करना, जहाँ ये आपको लेबल, कैटेगराइज, सेग्रीगेट ये वर्ड दिखाई देना, वो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, मार्किंग पास और फेल, पास और फेल रिपोर्ट कार्ड में बस यही मेंशन करना, ये भी नहीं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है असेसमेंट का कि ये समझना कि बच्चे को कहाँ तक समझ में आया और कहाँ उसको कंफ्यूजन है रिलेटेड टू कंसेप्ट, रिलेटेड टू कंटेंट। ओके, ऑप्शन सेकंड। आई थिंक आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। जो भी टीचिंग एग्जाम्स देने जा रहे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है ये सेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आपके लिए आज। ओके, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो ही आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंडक्टेड, ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव इवैल्यूएशन का, एंड मैंने इतना इजी वे में समझा रखा है ना कि कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं अगर आपने वो सेशन देखा हुआ है तो। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? बताओ कब किया जाता है? जो अभी हो रहा है वो क्या हो रहा है? ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही तो है, बीच बीच में कर रहे हैं ना।
ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंटेंट भी पढ़ा रही हूँ मैं, बीच में क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ, क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रही हूँ, फिर कंटेंट पढ़ा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट वन, a teacher provides some criteria to students and asks them to assess their projects on those basis। ठीक है, एक टीचर क्या कर रहा है, कुछ दे रहा है कि स्टूडेंट को कुछ काम बता दिया और बोला है कि खुद ये प्रोजेक्ट करो और खुद एसेस करो। तो ये क्या हो रहा है? खुद कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया सेल्फ असेसमेंट, है ना? खुद कर रहे हैं ना, तो ये सेल्फ। अगर ग्रुप्स में करवाते, बच्चों को अपने समूह साथी यानी ग्रुप साथी के साथ बिठा के, फ्रेंड्स के साथ बिठा के ग्रुप में करवा रहे हैं तो वो पीयर असेसमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ बच्चे खुद को ही असेस कर रहे हैं। उनको प्रोजेक्ट दे दिया है टीचर ने और कहा है कि खुद प्रोजेक्ट बनाओ और खुद अपने आप को असेस करो कि आपने कितना सही किया। तो ये हो जाता है सेल्फ असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली फोकसेस ऑन। देखो सीसी से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे फोकस करता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। किस पे देता है? कंटिन्यूस टेस्टिंग टू इम्प्रूव द चाइल्ड, लगातार परीक्षण करना बच्चों का। नहीं, कंटिन्यूस टेस्टिंग नहीं होता इसमें। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, ये भी नहीं। एजुकेशन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड, ये कुछ सही लग रहा है। प्रमोटिंग वीकर इन एलिजिबल स्टूडेंट टू हायर ग्रेड, नहीं, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी अगली कक्षा में प्रमोट करना है, कि ऐसा कुछ नहीं होता। सीसी किस पे फोकस देता है? सीसी फोकस देता है हेड, हार्ट एंड हैंड पे। ओके, 3H। अगर आपने देखा हो ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने करवाई हुई है, बेंजामिन ब्लूम्स। ओके, तो उनमें उन्होंने बताया गया है कि किस पे फोकस किया जाता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स की बात हुई थी वहां पर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, हेड, हार्ट एंड हैंड। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर थर्ड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Continuous and comprehensive evaluation emphasizes किस पे? Continuous testing on a comprehensive scale to ensure learning. How learning can be observed, recorded and improved upon. ये कुछ सही लग रहा है। Fine tuning of tests with the teaching redundancy of the broad examination. तो देखो सीसी मेनली फोकस किस पे करता है? सीसी फोकस करता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, मतलब कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे उनको रिकॉर्ड करेंगे और कैसे इम्प्रूव करेंगे, उन सब के ऊपर फोकस करता है सीसी। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, the upscaling of performance in the scholastic areas on the basis of performance in co-scholastic areas can be justified as it ensures universal retention, it develops respect for manual labor, it caters to individual differences, या it follows the policy of compensatory discrimination for the marginalized student। आपको ये बताना है कि ये जो शैक्षणिक क्षेत्रों में आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों पर निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है, वो बताना है आपको। किसके बेसिस पे होगा? बेसिस मतलब देखो और कुछ नहीं है। को स्कॉलस्टिक एंड स्कॉलस्टिक एरियाज जो हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह, तो ये सब क्या है? ये टीचर को ये ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं ना, बच्चों का ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, चाहे वो स्कॉलस्टिक हो चाहे को स्कॉलस्टिक हो, टीचर को ये ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। ठीक है, इसको इस बात पर फोकस करना है टीचर्स को। तो ऑप्शन थर्ड, इट कैटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The assessment of students can be used by teacher in teaching to develop insight into. ओके ये बताना है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, बताना है आपको। नॉट प्रोमोटिंग दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड, मतलब कि उन विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं करना है जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू स्कूल वो नहीं है, उन बच्चों को प्रमोट करना ही नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ठीक है। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, ये थोड़ा सही लग रहा है। क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट्स, देखो ये तो फिर लेबलिंग वाली बात आ गई, कैटेगराइज करने वाली बात आ गई, ये तो होगा ही नहीं। आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास, मतलब उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लो, उन बच्चों को छांट लो जो हायर क्लास में प्रमोट हो सकते हैं, जिनको ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्या होता है इसमें, टीचर ये देखता है कि बच्चे को कहाँ तक कितना टॉपिक समझ में आया, कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज में चेंजेस किए जाते हैं। टीचिंग अप्रोचेज उसके अकॉर्डिंग होती है, चेंज की जाती है, किसके अकॉर्डिंग, लर्नर्स की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर सीसीई। सीसीई जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, डायल्यूटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला देखो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया हुआ था कि ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना एंड इम्प्रूवमेंट करना, है ना। ये वाला ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन थर्ड है जो सीसीई किस पे फोकस करता है, सीसीई इस पे फोकस करता है कि ये समझना, टीचर ये समझे कि कहाँ बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको ऑब्जर्व करेगा पहले, फिर उसके जो कुछ भी है बिहेवियर को, सबको क्या कुछ उसने सीखा सब कुछ ऑब्जर्व होगा, रिकॉर्ड होगा, फिर उसको इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन, असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ, असेसमेंट जरूरी है, असेसमेंट होनी चाहिए, पर्पसफुल तभी मानी जाएगी जब इट इज डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं साल में बस एक बार होनी चाहिए, एंड में वो भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असेसमेंट जरूरी है क्योंकि असेसमेंट में क्या होता है, फीडबैक मिलता है फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी दोनों को फीडबैक मिलता है, पता लगता है ना कि किस तरह से, मतलब कितना कुछ बच्चों को समझ में आया, कहाँ बच्चे स्टैंड करते हैं, कहाँ जरूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो ऑप्शन फोर्थ। टीचर शुड स्टडी द एरर्स ऑफ द स्टूडेंट एज दे ऑफन इंडिकेट दे, टीचर क्या कर रहा है कि बच्चे की त्रुटियां ढूंढ रहा है, मतलब मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, कहाँ उनको दिक्कत है, कहाँ एरर आ रही है, वो टीचर नोट डाउन कर रहा है। मीन्स क्या कर रहा है टीचर डायग्नोज कर रहा है, गैप्स को डायग्नोज कर रहा है कि कहाँ कमी आ रही है, तो डायग्नोज करेगा, फिर बाद में क्या करेगा टीचर, बाद में उसको रेमेडी प्रोवाइड करेगा ना, रेमेडियल स्ट्रेटेजीज नीडेड, ये ऑप्शन आएगा करेक्ट। देखो फ्रेंड्स, अगर आपने सेशन देखे हुए हैं ना कंटेंट वाले, टॉपिक्स वाले, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ना सेशन करवाए थे ना, उसके भी एंड ऑफ द सेशन में मैंने बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं बीच बीच में, आप देखोगे ना आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे भी, तो आप अगर सेशन अच्छे से देख लोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैं मोस्टली लेके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, है ना, क्योंकि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो रिपीटेडली वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ जाते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रेडिक्ट फॉर द सीसी शुड बी, क्या होना चाहिए, असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, एक से अधिक पक्षों का आकलन,
मैक्सिमाइजिंग द असेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा असेसमेंट अपॉर्चुनिटी होना। या फिर प्रमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट होता है इसमें सीसी में। इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन टीचर, टीचर पे कोई बोझ नहीं आता है इससे। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्रमोटिंग द होलिस्टिक नेचर। होलिस्टिक के नाम, ये कीवर्ड्स ऐसे है ना, ये आप ध्यान रख लोगे ना तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। ओके, नेक्स्ट वन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। टीचर्स हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, क्या होता है? आर ओवरबर्डन एज दे नीड टू टेक फ्रीक्वेंट टेस्ट इन एडिशन टू मंडे टेस्ट, मतलब कि उन्हें बर्डन फील होता है, उन्हें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का बर्डन आ जाता है, परेशान हो जाते हैं वो, तो वो कहते हैं क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। या फिर नेक्स्ट वन, नीड टू असाइन प्रोजेक्ट वर्क इन ईच सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, प्रोजेक्ट वर्क। या नेक्स्ट वन, ऑब्जर्व स्टूडेंट्स माइन्यूटली ऑन अ डेली बेसिस टू एसेस देयर वैल्यू एटीट्यूड्स, सिर्फ वैल्यू एटीट्यूड्स को ही एसेस करना। लास्ट वन, फील अ सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर द सिस्टम, लास्ट वन है जो ऑप्शन वो करेक्ट है, फोर्थ वन, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई थी, मैंने डिस्कस किए एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये ना बहुत बेनिफिशियल है और हर एक टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, हाई होगा। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय।